हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु में रासायनिक अभिक्रियाएं। लास्ट टाइम हमने धातु क्या है और अधातु क्या है उन सभी के भौतिक गुणधर्म की बात की थी कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या हैं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात कर ली थी। आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं। कि धातु की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या हैं वो देखते हैं। शाबाश। तो धातु की कुल 4 रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर हमने पढ़नी है। पहली जो है हमारी वो होगी कि जब कोई धातु अभिक्रिया करती है, किसी भी धातु हमारी अभिक्रिया करेगी धातु की अभिक्रिया वायु के साथ। किसके साथ? वायु के साथ। और कभी भी वायु के साथ बोल दिया जाए तो उसका मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ। उसका अपने आप मतलब होता है ऑक्सीजन। क्योंकि वायु में दो तरह की गैस जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो अभिक्रियाशील होती है, तो ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया की जाती है। तो धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ देखते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए धातु हमने, क्योंकि पहले ही लेक्चर में जब हमने पहला चैप्टर किया था हमारा रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं वाला हमने चैप्टर जो किया, उसमें हमने देखा कि मैग्नीशियम एक धातु थी और उसको जैसे ही वायु की प्रेजेंस में यानी वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। तो ये हमारी धातु है और ये हमारी ऑक्सीजन है। और अभिक्रिया करने पर धातु का या धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोई और धातु को ले लें तो उसका भी ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na2O बन जाएगा। या एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ये हमारा हो जाएगा Al2O3। ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि धातु क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पर धातु हमारी ये थी, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे 3 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं, तो ये हम 2 कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन 6 हो जाए, और इसकी 3 से गुणा कर देते हैं ताकि ये भी 6 हो जाए। एल्यूमिनियम अब कितना हो गया? 4, तो यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे? 4 से। हमारी इक्वेशन बैलेंस है। सेम ऊपर वाली जो है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, मैग्नीशियम भी 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई। तो यानी कि कोई भी अगर धातु है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अगर करती है तो धातु एक ऑक्साइड बनाएगी, धातु का ऑक्साइड बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है? देखिए, एक अभिक्रिया आती है उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं किन्हें बोलते हैं? कि धातु के वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं अक्षारक दोनों के साथ ही अभिक्रिया कर जाते हैं। धातु के वे ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षारक दोनों के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। हम कैसे बताएंगे? धातु के वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं
उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धातु के वे ऑक्साइड, जो धातु के देखिए जो पीछे वाले जो ऑक्साइड बने हुए हैं, सेम इसी तरह से धातु के वे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करें और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करें, और वो दोनों के दोनों जो है अभिक्रिया करने पर जल का निर्माण करते हैं। साथ में क्या लिख सकते हैं हम? जल का निर्माण करें, अभिक्रिया करते हैं, व जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, या बीच में इंसर्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा शाबाश? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड हो गया, उसके साथ हमने अभिक्रिया करवाई किसी अम्ल HCl की, तो क्या होगा यहाँ पर? एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा और प्लस में जल जो है वो निकल जाता है। तो ये लवण बना और प्लस में क्या बन गया? जल बन गया। उसी प्रकार अगर हम देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी अक्षारक के साथ NaOH के साथ, तब क्या होगा? तब यहाँ पर जो है सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 प्लस क्या बनेगा? जल। ये क्या होगा हमारा? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये हमारा बनता है। यानी जब कभी भी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होंगे? वे ऑक्साइड, वे धात्विक ऑक्साइड जो कभी जो क्या करते हैं अम्ल और क्षारक दोनों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं और जल का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब जो ये हमारे धातुएं हैं ये अलग अलग प्रकार से वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं। अलग अलग प्रकार से कैसे? जैसे देखिए जो सोडियम और पोटाशियम है, सोडियम और पोटाशियम, इनको खुले में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये जब भी वायु में रखा जाएगा इनको, तो ये वायु के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेंगे और वो क्या करते हैं? फिर जलना शुरू कर देते हैं। यानी इनको खुले में रखने पर आग लग सकती है। इसीलिए इनको क्रोसिन के तेल में क्या होता है? डुबो कर रखा जाता है। हम क्या बताएंगे? सोडियम और पोटेशियम को वायु में रखने पर, वायु में रखने पर आग लग सकती है, या ये आग पकड़ लेते हैं। इसके कारण इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, रखा जाता है। क्योंकि केरोसिन का तेल क्या होता है? वो ऑक्सीजन के साथ, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करने देता, जिस वजह से सोडियम और पोटेशियम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये आग नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो लोह होता है हमारा, लोहा, जिसको हम आयरन Fe से लिखते हैं, लोहा जो है वो डायरेक्टली मतलब सीधा वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगर वायु की प्रेजेंस में हम उसको गर्म कर रहे हैं तो अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन उसके जो चूर्ण होती है, जो उसका अगर छोटे छोटे उसके बिल्कुल पार्टिकल कर दिए जाएं, तो वो अगर आपने गर्म करना उनको शुरू करेंगे वायु के अंदर, तो वो क्या करते हैं? जलने लग जाते हैं। क्या करते हैं? जलने लग जाते हैं। तो हम बताएंगे लोहा वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करने पर नहीं जलता, जबकि लौह चूर्ण जिसको हम बोलते हैं, जो पाउडर होता है, लौह चूर्ण को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में
यानी वायु की प्रेजेंस में गर्म करने पर जलने लगते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो जलने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, कि जो हमारे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, सीसा, ये चारों के चार जो हैं वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। मतलब जो ये इनकी अभिक्रिया होगी, ऑक्साइड जो बनाएंगे वो धीरे धीरे बनाते हैं, और जो ऑक्साइड बनेगा वो इनके ऊपर एक परत के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। इनके ऊपर एक ऑक्साइड की परत बनना शुरू हो जाएगी, जो क्या करती है, होती तो नुकसानदायक है, लेकिन वो अंदर वाली उस धातु के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन होती है वो अपने उस सरफेस के ऊपर वहां पर ऑक्साइड बनाती रहेगी, अंदर से जो वो है वो सुरक्षित रह पाती है। यानी पूरी धातु जो है आपकी, वो कभी पूरी की पूरी धातु को वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से बचा लेती है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी के जो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे वो धीरे धीरे होगी, और मैग्नीशियम की या एल्यूमिनियम की या जिंक की ऑक्साइड की परत बन जाएगी उसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और वो उसके अंदर वाले पदार्थ को सुरक्षित रखने के काम आती है। ठीक है, चौथा हम देख सकते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर वायु के साथ, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग की परत बना लेता है, जो किसकी बनी होती है, कॉपर के ऑक्साइड की बनी होती है। किसकी? कॉपर ऑक्साइड की। कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर काले काले रंग का जो है वो, मतलब उसके ऊपर से काला रंग जो है होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर का ऑक्साइड बनना शुरू हो गया है और उसके ऊपर एक काले रंग की परत जो है वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पांचवा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जो सोना और चांदी होते हैं, एक तो होता है हमारा Ag और एक होता है Au। ये हमारा होता है चांदी, ये हमारा होता है सोना। दोनों ही वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये दोनों ही वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये था धातुओं के बारे में कि जो धातुएं हैं वो अलग अलग प्रकार से वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हम अगले रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर चलते हैं, जो क्या है दूसरा, धातु की हम लिखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? जल के साथ। कि धातु जो है वो जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है और क्या उत्पन्न होता है। जो धातु होती है हमारी, वो जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु के ऑक्साइड या धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या करेगी? अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करे तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है, और प्लस में क्या निकलेगी?
हाइड्रोजन गैस। अब कैसे? मान लीजिए हमने कोई धातु ली, कोई भी धातु ले लीजिए। अब देखिए धातु का ऑक्साइड कब बनता है और धातु का हाइड्रोक्साइड कब बनता है वो देखिए। जो जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती हैं, जो ज्यादा क्रिया करती हैं, वो बनाती है धातु का हाइड्रोक्साइड। जो कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो क्या बनाती हैं? धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी जो ज्यादा अभिक्रियाशील होंगी, और धातु के ऑक्साइड बनाएगी जो कम अभिक्रियाशील होंगी। जैसे, तो अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण की। जैसे देखिए धातु हमने ले लिया, मान लिया सोडियम, और जल हो गया हमारा H2O से अभिक्रिया करेगा जब सोडियम, तो क्या बनेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी वहां से रिलीज, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार अगर हम किसी और धातु की बात करें, मान लीजिए Mg की बात करते हैं, मैग्नीशियम की, जल के साथ अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर। अगर हम बात करें आयरन की, यानी Fe, अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनेगा आयरन का ऑक्साइड। क्या बनेगा? आयरन का ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर। तो ये तीन अभिक्रियाएं हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि जो अधिक मतलब जो क्रियाशील धातुएं हैं वो क्या करती हैं? वो हाइड्रोक्साइड बना रही हैं, और जो हमारी Fe है वो क्या बना रहा है? ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करने पर या तो धातु का ऑक्साइड बनाएंगी या धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और साथ में क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। अगर हम बात करें कि धातु के ऑक्साइड की, कि मान लीजिए पहले ही हमने धातु का ऑक्साइड दे रखा है और उसकी हमने जल से अभिक्रिया करवा दी, तो क्या बन जाएगा? उस धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड। कि अगर वो पहले ही ऑक्साइड में है, ऑक्साइड बन चुका है उसका, और फिर दोबारा जल से अब अभिक्रिया अगर करवाते हैं तो धातु का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसमें भी उसी तरह से जैसे वायु में हमने देखा था अलग अलग तरह से, इसी प्रकार जो जल में भी अलग अलग प्रकार से जो है धातुएं अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं जल के वाष्प के साथ यानी भाप बनने पर अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो है अभिक्रियाएं होती हैं, तो वो देखते हैं। अभी देखिए पहला पहला जो इसमें है कि जो पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम, यानी सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये तीनों जो धातुएं हैं ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। दूसरा, जो मैग्नीशियम है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तीसरा हमारा है कि जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, ये जलवाष्प के साथ यानी भाप के साथ, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये हो गया। उसी प्रकार अगर हम देखें कि जो मैग्नीशियम है और जो कैल्शियम है, क्या है? मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ये अभिक्रिया करने पर जल की सतह पर आ जाएंगे और
जल की सतह पर आने के लिए क्या होगा कि जो उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है जब धातुओं के साथ जल अभिक्रिया करता है, तो वो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में उनकी सतह के ऊपर जो है चिपक जाते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर होता है। पांचवा हम देख सकते हैं कि जो हमारा सोना और चांदी है, यानी एक हमारा Au है और एक हमारा Ag है, ये दोनों ही जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब बात आती है कि जो हमारे धातु हैं, तीसरा, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, किसके साथ? अम्ल के साथ। अब ये देखिए कि जो धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पन्न करती हैं, वो हमने देख ही लिया था। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था जब हमने रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे किसके, अम्ल एवं अक्षारक के बारे में। तो वहां पर हमने देखा था कि कोई धातु है, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होगा? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस, इसका निर्माण होता है। जैसे धातु हमने ले लिया सोडियम, अम्ल हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जैसे ही विक्रिया होगी NaCl हाइड्रो यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो लवण होता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, वहां से निकल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कोई और हमारी मान लीजिए धातु है, मैग्नीशियम है, अगर वो HCl के साथ अभिक्रिया करती है अम्ल के साथ तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा MgCl2, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी वहां से बाहर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या करेंगी, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा आता है कि धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया किसके साथ? धातु की अभिक्रिया अन्य धातु के लवण के साथ, अन्य धातु के लवण के साथ। यानी एक धातु होगी और वो दूसरी धातु के लवण के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया। अब उसके लिए जैसे ये हमारा हो गया आयरन यानी कि लोहा, और ये हमारा हो गया कॉपर सल्फेट, ये लवण है दूसरी धातु कॉपर का। तो अभिक्रिया कैसे होगी, ये आयरन इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद इसके साथ अभिक्रिया करेगा। आयरन का तो बन जाएगा सल्फेट, क्योंकि आयरन ने सल्फेट के साथ कर ली अभिक्रिया, और कॉपर निकल जाएगा हमारा अलग। और इसे हम प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होता है कि जब एक कोई भी हमारा एक अगर तत्व दूसरे तत्व को या एक आयन दूसरे आयन को अगर क्या कर देता है, वहां से हटा देता है और खुद वहां पर आ जाए, तो क्या होगा हमारा, उसका तो बन जाएगा लवण और दूसरा जो है वो बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक धातु ने दूसरी धातु को क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। तो इसको बोलते हैं कि जो हमारी धातु जो है वो अभिक्रिया करती है दूसरी धातु के लवण के साथ, तो क्या होता है, अगर वो इससे ज्यादा ताकतवर है, अगर वो इससे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा क्रियाशील है, तब तो वो इसको हटा देगी आराम से, अगर नहीं है तो नहीं हटा पाएगी। इसका मतलब इसके लिए हमें एक श्रेणी याद रखनी होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता, बहुत सारी धातुएं हैं, हमें उनका ये नहीं पता होता कि कौन सी धातु किस धातु को, किस धातु के लवण में से उस धातु को निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती। तो उसके लिए हम एक श्रेणी याद करते हैं। तो वो श्रेणी क्या है, शाबाश? अब ये वो हमारी श्रेणी है
जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। किसे कहेंगे सक्रियता श्रेणी? एक श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके अभिक्रिया के आरोही क्रम में लिखा गया हो। ठीक है, यानी कि उनके अभिक्रियाशील मतलब जो क्रियाशीलता है उनके घटते क्रम में लिखा हो, या फिर उन्हीं के अगर अभिक्रिया करने के को अगर हम देखें ऊपर की तरफ अगर जाएं तो उनको ऐसे लिख रखा हो कि ऊपर वाली जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, नीचे वाली उससे कम है, उससे कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितनी आपको ये धातुएं लिख रखी हैं ये आपको याद रखनी है। तो हमारी सबसे पहले आती है पोटाशियम, फिर आती है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर जिसे हम तांबा बोलते हैं, फिर Hg जिसे मरकरी होती है हमारी, फिर सिल्वर, और उसके बाद हमारा आता है गोल्ड। यानी ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारी वो धातुएं हैं जिनको लिखा गया है किस क्रम में? उनके अभिक्रियाशीलता के क्रम के लिए। यानी कि जो सब ऊपर वाली हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होंगी, नीचे वाली क्या होती जाएंगी? उतनी कम अभिक्रियाशील। यानी ऊपर वाली नीचे वाली को क्या कर सकती है? हटा सकती है। इसीलिए अगर हमने इसमें देखा, जब हमने लास्ट टाइम हमने ये अभिक्रिया देखी तो इसमें हमने देखा आयरन ने हटा दिया कॉपर को। अब क्यों हटाया? अब यहाँ पर हम देखते हैं। क्योंकि आयरन जो है हमें दिख रहा है कि कॉपर हमारा नीचे है, आयरन उससे पहले है, तो आयरन जाहिर सी बात है कि कॉपर को हटा देगा क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे जाते समय तो क्रियाशीलता कम होती जा रही है। तो यानी कि ऊपर वाली जितनी धातुएं हैं वो अपने से नीचे वाली धातु को आसानी से क्या कर सकती है? हटा सकती है उसके लवण में से। तो इस प्रकार से हम इस श्रेणी को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ये आपकी क्रियाशीलता की जो श्रेणी होगी आपकी, यानी जितनी भी धातुएं हैं वो आपकी किस प्रकार से अभिक्रिया कर सकती हैं, किस प्रकार से दूसरी जो है धातुओं के लवणों में से धातुओं को हटा सकती हैं। तो ये हो गया उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।